जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर किताब के साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और उसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मस्तिष्क जिम्मेदार या उत्तरदायी है। ठीक, और सही जवाब भी आपके सामने है कि सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। ठीक है, तो इसका जवाब भी आपके सामने है कि मस्तिष्क जो होता है ये सोचने के लिए भी जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होता है और शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आइए पूरे तंत्रिका तंत्र को हम लोग समझते हैं और उससे ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सही जवाब दिया गया है तीनों, क्या इसका सही जवाब है ये। तो पूरे तंत्रिका तंत्र के टॉपिक को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका तंत्र क्या होता है, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं इसकी परिभाषा के साथ। अगर हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करें, परिभाषा देखें, इसकी परिभाषित करने का प्रयास करें, तो तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक घोड़े और घुड़सवार के उदाहरण से समझिए इसको, कि अगर एक घोड़ा, अगर हम सड़क पर उसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई घुड़सवार उस पर न हो, ठीक है, तो ये अपेक्षा करना निश्चित रूप से बेईमानी होगी कि वह घोड़ा हमारे अस्तबल में जाकर ही रुकेगा। ठीक है, क्योंकि घोड़े की प्रवृत्ति होती है जहाँ भी हरा भरा खेत देखा चला गया वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर कोई घुड़सवार उस घोड़े पर सवार हो तो ऐसी स्थिति में वह उस घोड़े के समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करते हुए, नियंत्रित करते हुए उसे अपने गंतव्य स्थल अर्थात अस्तबल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र की दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला है मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा है मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कार्ड। ठीक, मेरुरज्जु, ठीक, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो ब्रेन और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य। ठीक, और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये सभी अंगों के मध्य सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर हम तंत्रिका तंत्र को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने तथा सभी अंगों के मध्य सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने वाले तंत्र को ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर एक साथ जब कार्य करते हैं तो शरीर के सभी क्रियाओं को और सभी अंगों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। ठीक है, तो इसके कार्यों को अब हम देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग मस्तिष्क का कार्य देखते हैं। मस्तिष्क का कार्य, जो मानव मस्तिष्क होता है ये कुल 3 भागों में बंटा होता है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक, इन 3 भागों में बंटा होता है। ठीक, अब अग्र मस्तिष्क के फिर अलग अलग भाग हो जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है, पहला है सेरेब्रम,
दूसरा है थैलमस, थैलमस, और तीसरा है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस। ठीक, यहाँ मध्य मस्तिष्क के बाद पश्चिम मस्तिष्क, ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। इसका एक भाग कहलाता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा भाग कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, इस तरह से सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा में पश्चिम मस्तिष्क, सेरेब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस में अग्र मस्तिष्क बटा होता है। ठीक है, अब इसके कार्यों को देखा जाए, प्रश्न इसके कार्य से ही पूछेंगे और ये भी प्रश्न इसके मस्तिष्क के विभिन्न अंगों के कार्य ही पूछा गया है। तो यहाँ जो सेरेब्रम का कार्य है, इसका कार्य हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सेरेब्रम क्या करता है? तो सेरेब्रम क्या करता है, ये सोचने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, सोचना, समझना, चिंतन करना, ठीक, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, इसके अलावा वाणी पर नियंत्रण और स्मरण क्षमता पर नियंत्रण, स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति। ठीक, तो ये सारे कार्य जो होते हैं ये अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम करता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो सेरेब्रम है वो इतने कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। सोचने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए, किसी भी प्रश्न पर चिंतन करने के लिए, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं उस पर नियंत्रण करना, वाणी पर नियंत्रण करना, अर्थात हमें कब, कैसे, कहाँ, क्या बोलना है, कब मौन धारण करना है, ये सारी चीज़ें हमारे सेरेब्रम के नियंत्रण में होता है। और साथ ही साथ हमारी जो आद्यास क्षमता होती है अर्थात स्मरण शक्ति होती है वो भी सेरेब्रम के नियंत्रण में होता है। तो इसका मतलब है कि ये पहला ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही दिया गया है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ये सोचने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थैलमस का कार्य क्या है। तो थैलमस का कार्य है ये ठंडा गर्म और दर्द का एहसास कराना। ठीक, दर्द का एहसास। ठीक, तो ठंडा, गर्म और दर्द का एहसास ये कौन कराता है? थैलमस कराता है। ठीक है, इसके बाद हाइपोथैलमस ये क्या करता है? तो हाइपोथैलमस भूख प्यास का केंद्र होता है। भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी, ठीक, साथ ही साथ ताप नियंत्रण। ठीक, तो भूख प्यास, गुस्सा खुशी, ताप नियंत्रण, प्यार घृणा, ये सब हाइपोथैलमस के नियंत्रण में होने वाले कार्य हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ताप नियंत्रण की बात किया जाए तो हाइपोथैलमस करता है, जबकि ठंडे और गर्म का जो एहसास होता है वो थैलमस कराता है। अर्थात जो वातावरण का ठंडापन या गर्म है, ठीक है, तो कब गर्मी हुई, कब ठंडी का वातावरण आया, ये हमको एहसास ये कराता है थैलमस। और यहाँ ताप नियंत्रण का मतलब क्या है कि हमारे शरीर का जो ताप होता है, टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। जो मनुष्य का टेम्परेचर है शरीर का वो 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसी को केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन तक माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है वो होना चाहिए 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और कभी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है फीवर वगैरह की स्थिति में। तो फीवर वगैरह की स्थिति में जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर से उसे कंट्रोल करके कौन लाता है उसे 36.9 पे, ये हाइपोथैलमस का कार्य है। तो यहाँ पर ताप नियंत्रण और गर्म ये दोनों का अंतर आप लोग स्पष्ट जानते रहिएगा।
बात ताप नियंत्रण अर्थात टेम्परेचर कंट्रोल की बात आए तो ये हाइपोथैलेमस करता है, जबकि जो वातावरण में ठंडी और गर्मी का एहसास होता है वो थैलेमस करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क क्या करता है। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य है देखने और सुनने की क्रिया पर नियंत्रण करना। देखने और सुनने, ठीक, तो जो हमारे आँख और कान होते हैं वो मध्य मस्तिष्क के नियंत्रण में होते हैं। ठीक, इसके बाद आता है बात पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा ये दो भाग हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा नाम में, यहाँ पर पश्च मस्तिष्क का भाग है उसे हम सेरिबेलम कहते हैं और जो अग्र मस्तिष्क का भाग है उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। दोनों का अंतर नाम में याद रखिएगा। सेरिबेलम क्या करता है? तो सेरिबेलम का कार्य है ये शरीर का संतुलन स्थापित करना। ठीक, संतुलन स्थापित करना, ठीक, स्थापित करना। ठीक, तो ये कार्य सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। जो शारीरिक संतुलन स्थापित करने की बात आती है वहाँ सेरिबेलम करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, श्वसन क्रिया। ठीक, दूसरा हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन और उल्टी तथा निगरण का केंद्र। ठीक, तो ये सारे कार्य पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए। तो वास्तव में हृदय गति का नियंत्रण भी किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा, और वो भाग कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा या पश्च मस्तिष्क। ठीक, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है शरीर के संतुलन के लिए। तो यहाँ पर सेरिबेलम अर्थात पश्च मस्तिष्क का जो सेरिबेलम का भाग होता है वही हमारे शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र पढ़ के हमने इस प्रश्न को स्पष्ट किया है आपके सामने, और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे उस पर भी आपके चर्चा किया गया है। ये सारे कार्यों से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा सारे कार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र यहाँ पर ऑप्शन आपको कशेरुक रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र ये दो भागों में बटा रहता है। एक है मस्तिष्क, ठीक, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, जिसे हम मेरुरज्जु भी कहते हैं, मेरु रज्जु भी कहते हैं, और इसी को हम कशेरुक रज्जु भी कहते हैं, कशेरुक रज्जु भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ठीक, तो मस्तिष्क का कार्य तो हमने देखा कि मस्तिष्क का कार्य ये शरीर के सभी क्रियाओं को किस प्रकार से नियंत्रित करता है। अब कशेरुक रज्जु के अलावा मेरुरज्जु ये क्या करता है? ये हमारे प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है, क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, ये प्रश्न आपको सीधे पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये कशेरुक रज्जु हुआ। ठीक, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है या किन किन क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया। ठीक, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य की इच्छा शक्ति के अनुरूप न कार्य करती हों। है, ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मनुष्य की इच्छा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। इच्छा शक्ति के विरुद्ध, इच्छा शक्ति के विरुद्ध होने वाली घटनाएं, होने वाले कार्य। ठीक, इच्छा शक्ति के विरुद्ध होने वाले कार्यों को हम
प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक, या जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, ये होते रहता है समय और परिस्थिति के अनुसार। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं और यही उदाहरण आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उदाहरण में है पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, ठीक, जो हमारी आंख के पलकें होती हैं ये देखिए हर समय झपकती रहती हैं। तो क्या हम इसको चाहते हैं कि ये झपकती रहे? नहीं, ये अपने आप झपक जाती है, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार ये झपकती रहती है। लेकिन ये किसके कंट्रोल में झपक रही है? ये हमारे कशेरुकरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण में। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बार जब पलक झपकी तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद हो गया है, आंख फिर खुल जाता है, ठीक। तो ये खोलने और बंद करने का जो कंट्रोल करता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है कि झपकने के बाद ये हमेशा के लिए बंद नहीं रहती बल्कि फिर खुल जाती है और फिर बंद होती रहती है। तो ये खोलने और बंद करने का जो नियंत्रण केंद्र है वो कशेरुकरज्जु करता है, ठीक। दूसरी चीज है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, ठीक। तो ये भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड के नियंत्रण में होता है। जब भी हम कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो मुंह में लार निकलने लगता है, पानी आने लगता है। तो क्या ये क्रिया हमेशा ऐसे चलती रहती है कि एक बार हमने स्वादिष्ट भोजन देखा और मुंह में पानी आने की क्रिया प्रारंभ हुई? तो अगर इस पर कोई कंट्रोल करने वाला न होता तो क्या होता? ये पानी आते जाता निरंतर रूप से, ठीक है, अनवरत पानी आते रहता। हमने भोजन कल को देखा है लेकिन आज भी पानी बना रहता। लेकिन क्या होता है कि कुछ देर के बाद हमारे मुंह से पानी निकलना बंद हो जाता है। तो ये बंद करने का कार्य किसने किया है? ये स्पाइनल कॉर्ड ने किया है। यही हमारे मस्तिष्क को सूचना दिया कि जो लार ग्रंथियां हैं उसे कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भोजन मिलने वाला नहीं है, या मिलने का भी अगर अवसर है तो इतने समय के बाद मिल जाएगा। तो ये पानी खुद ब खुद आना बंद हो जाता है। तो ये बंद किसने किया है? कशेरुकरज्जु ने किया है, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा है छींक आना, छींक आना, या चौथा है खांसी आना, खांसी आना, ठीक। तो छींकना और खांसी आना इसको भी प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है और ये भी हमारे कशेरुकरज्जु के नियंत्रण में होता है, ठीक। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम एक बार छींकते हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 बार 4 बार तक छींक आती है, उसके बाद रुक जाता है। तो ये कंट्रोल किसने किया? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड ने किया। इसी प्रकार से जब हम खांसते हैं तो लगातार अनवरत रूप से नहीं खांसते बल्कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए खांसी आती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो ये बंद किसने किया है? स्पाइनल कॉर्ड ने किया है, ठीक। इसी प्रकार से अगला है धमाके की आवाज़ पर, धमाके की आवाज़ पर मुंह का खुलना, मुंह का खुलना, यह भी हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है। इसी प्रकार से अगली क्रिया क्या है? अगली क्रिया जब हम कांटों पे चलते हैं, कांटों को देखकर या जलते हुए अंगारों को देखकर, जलते हुए अंगारों को देखकर पैर या हाथ का खींचना, ठीक। जैसे हम चल रहे हैं और रास्ते में कांटे को देखते हैं तो अचानक पैर रुक जाता है। तो ये पैर को किसने कंट्रोल किया? ये कशेरुकरज्जु ने कंट्रोल किया। अर्थात कांटों को देखकर पैर का अचानक रुकना भी प्रतिवर्ती क्रिया है। या इसी प्रकार से जलते हुए अंगारे को जब हम देखते हैं तो हाथ अगर उस पर पड़ने वाला भी होता है तो हम पीछे की ओर खींच लेते हैं। ये सारी क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। उदाहरण पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। और इसका कंट्रोल केंद्र कहाँ पर है? तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल केंद्र स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है,
ठीक, सेरिब्रम में। और अभी हमने इस पर विस्तृत चर्चा किया कि ये जो सेरिब्रम होता है ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर यही प्रश्न फिर से पूछा जाए और वहाँ पर ऑप्शन सेरिब्रम न दिखा हो तो वहाँ पर सेरिब्रम नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? अग्र मस्तिष्क लिखा जाएगा, क्योंकि यह सेरिब्रम उसी का भाग होता है। और यही भाग हमारा जो होता है ऐच्छिक क्रिया को भी नियंत्रित करता है। जो भी हम क्रिया करते हैं जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुरूप होता है तो ऐच्छिक क्रिया इसी के नियंत्रण में होता है, ठीक। स्मरण शक्ति इसी के नियंत्रण में होता है, ठीक। इसी के साथ साथ सोचने, समझने, चिंतन करने के लिए, ठीक, यही जिम्मेदार होता है, ठीक। वाणी पर हमारे नियंत्रण रखता है, वाणी पर नियंत्रण, ठीक। तो ये सारे कार्य सेरिब्रम का होता है। तो यहाँ पर देखिए स्मरण क्षमता पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपके ऐच्छिक क्रिया, स्मरण शक्ति, सोचने समझने चिंतन करने का केंद्र और वाणी पर नियंत्रण पूछ ले। तो ये सारे कार्य सेरिब्रम का होता है, अर्थात अग्र मस्तिष्क का होता है, ठीक। कथन के भी प्रश्न इससे आप लोग समझ लीजिए कि अगर कथन दे दे, प्रश्न में कथन कारण के भी प्रश्न आते हैं, तो इसी से आप लोग समझिए इसको कि अगर कथन के रूप में लिख दे कि सेरिब्रम का कार्य है या सेरिब्रम का कार्य नहीं है, तो वहाँ पर कथन के रूप में मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न आते हैं ये याद रखेंगे तो वो भी प्रश्न आसानी से हो जाएगा। अगर कथन इस तरह से दे दे कि मनुष्य का अग्र मस्तिष्क स्मरण क्षमता पर नियंत्रण रखता है, स्मरण क्षमता पर नियंत्रण रखता है, ठीक। दूसरा दे दे कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग सेरिब्रम कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है, ठीक। तीसरा दे दे इसी प्रकार से सेरिब्रम सोचने समझने और चिंतन का केंद्र होता है, ठीक। और चौथा ऑप्शन आपको दे दे कि यह ताप नियंत्रण का कार्य करता है, ताप नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक। इस प्रकार से कुछ भी दे दे चौथा। तो यहाँ पर देखिए अग्र मस्तिष्क स्मरण क्षमता पर नियंत्रण रखता है, सही है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का एक भाग सेरिब्रम जो स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए इसमें लिखा है कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग सेरिब्रम होता है, ये भी पूरी तरह से सही है। तीसरा है कि सेरिब्रम सोचने समझने और चिंतन का केंद्र होता है, बिल्कुल सही है, ठीक। इसी प्रकार से अब दे दिया कि यह ताप नियंत्रण का कार्य करता है, तो कौन सा असत्य है यहाँ पर? तो ताप नियंत्रण का कार्य ये किसका कार्य है? ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक, इसी का कार्य है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कथन के भी प्रश्न आपको अगर पूछा जाए तो जितना अभी हम लोगों ने देखा है उससे कथन के प्रश्न और वन लाइनर सारे प्रश्न आपको स्पष्ट हो जा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रण करता है, ठीक। अभी अभी हमने इस पर चर्चा किया है कि ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो ताप नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, ठीक। अब हाइपोथैलेमस किसका भाग है ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो यह अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है, ठीक, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। अर्थात फिर से कथन के प्रश्न में अगर दे दे कि मनुष्य का अग्र मस्तिष्क ये ताप नियंत्रण का कार्य करता है,
तो ये भी प्रश्न सही माना जाएगा कथन, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस ही ताप नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर गलत करना होगा तो क्या करेगा कथन को, तो गलत कथन में यहाँ पर ये दे दे कि पश्च मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क ताप नियंत्रण का कार्य करता है, तो कथन पूरी तरह से गलत होगा। तो इस ऐसे कथन कारण के प्रश्नों को करने के लिए आप मस्तिष्क के जितने भाग हैं और उसके जो जो अंग हैं उसे आप लोग ध्यान रखिएगा और उसके कार्यों को ध्यान में रखिएगा। तो अग्र मस्तिष्क का पहले अंग याद रखिएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। मध्य मस्तिष्क में कुछ नहीं याद करने के लिए, फिर पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, और इनके कार्यों को ध्यान में रखेंगे तो ये सारे प्रश्न यहाँ से आसान हो जाएंगे, जिस पर हमने पहले ही चर्चा किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है, अब यहाँ पर दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अभी हमने शरीर के तापमान पर भी चर्चा किया है। जो शरीर का तापमान होता है इसे नोट कर लीजिए, शरीर का सामान्य तापमान, सामान्य तापमान। ठीक, तो शरीर का सामान्य तापमान ये सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, और तीसरा केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर। ठीक, तो तीनों पर ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात सेल्सियस पैमाने की करें तो वास्तव में ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसे अप्रॉक्स करने के चक्कर में कहीं कहीं 37 डिग्री सेल्सियस भी दे दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह 36.9 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। ठीक, और कभी कभी ऑप्शन में दोनों दे देता है, तो दोनों की स्थिति में 37 मत रटिएगा। ठीक है, वास्तव में 37 नहीं होता, ये 36.9 ही होता है, और कहीं कहीं ऑप्शन दोनों विकल्पों को बनाता है, तो दोनों विकल्प आपके सामने रहेंगे, तो इसमें सही विकल्प आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर दिया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, 98 के बाद 6 को भी याद रखिएगा, क्योंकि गलत करने के लिए अक्सर प्रश्न में विकल्प में क्या करता है, 98 को तो सही देता है लेकिन दशमलव के बाद 4 दे देता है, अथवा क्या करता है 4 देगा, अथवा 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार से दशमलव के बाद 6 होता है, उसे भी याद रखिएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही सही विकल्प है। और यहाँ पर केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन पैमाने पर होता है 310 डिग्री केल्विन। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। चलिए एक चीज़ और बता दें आपको कि सेल्सियस पैमाने पर जो पानी का हिमांक और क्वथनांक पूछा जाता है, हिमांक और क्वथनांक। ठीक, तो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यही चीज़ अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर देखें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, और यहाँ पर केल्विन पैमाने की बात करें तो ये होता है 273 केल्विन और 373 केल्विन। ठीक है, 273 और 373, तो इसे भी याद रखिएगा। हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु भी पूछा जाता है, अर्थात किस बिंदु पर किस तापमान पर पानी बर्फ में बदल जाता है या किस तापमान पर पानी उबलने लगता है। ठीक, तो जहाँ पर उबलता है बॉइलिंग पॉइंट उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और जहाँ पर जाकर बर्फ में बन जाता है उसे हिमांक कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पानी किस तापमान पर सेल्सियस पैमाने पर कहाँ पर बर्फ में जम जाता है और कहाँ पर उबलने लगता है।
यही चीज़ फ़ारेनहाइट पैमाने पर जहाँ पर यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसी के बराबर तापमान ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। और वहाँ पर 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, मानव मस्तिष्क में निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है मेडुला ऑब्लांगेटा। सही जवाब दिया गया है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने आपको पहले ही प्रश्न में इस पर चर्चा किया था। तो मेडुला ऑब्लांगेटा को देखिए, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, इसे भी नोट कर लीजिए, पश्च मस्तिष्क, ठीक, का भाग होता है, ठीक। और कार्य की दृष्टि से देखें तो इसका कार्य पूछा जाता है, ठीक। तो इसका कार्य है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना। दूसरा कार्य है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, ठीक। और तीसरा इसका कार्य क्या है, यही है निगरण और उल्टी का केंद्र, निगरण और उल्टी का केंद्र, ठीक, का केंद्र। ये कार्य आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कार्य बराबर कहीं न कहीं कभी श्वसन क्रिया को पूछ लेता है, तो कभी निगरण उल्टी का केंद्र पूछ लेता है, कभी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य पूछ लेता है। तो तीनों कार्यों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर और एक चीज़ बता दें कि जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है हृदय की धड़कन को, तो ये पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाएगा, पश्च मस्तिष्क, ठीक, पश्च मस्तिष्क के द्वारा। और उसमें भी विशेष भाग इसका जो है मेडुला के द्वारा, ठीक, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है, ठीक। लेकिन अगर मस्तिष्क के विषय में न पूछकर हार्मोन के विषय में पूछ ले, हार्मोन, ठीक, तो हृदय की गति को नियंत्रित करने वाले हार्मोन में पहला है एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसे लड़ो या उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरा हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन सा हार्मोन हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं, तो एड्रीनेलिन लगाइएगा अथवा थायरॉक्सिन लगाइएगा। और मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की गति को नियंत्रित करता है, तो पश्च मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लांगेटा को लगाइएगा, ठीक है। तो इतने प्रश्नों पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर इसी घटना चक्र जीएस पॉइंटर किताब के एक अलग अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।